तो हमारे एक 11th क्लास के बच्चे ने एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है और देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बीएससी लेवल का भी क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ग्रेविटेशन पर बेस्ड है क्योंकि मैकेनिक्स को हम लोग 11th में और ग्रेजुएशन में भी पढ़ते हैं और फिर फर्दर हम पोस्ट ग्रेजुएशन में भी मैकेनिक्स को पढ़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसका जो लेवल है वो बढ़ता जाता है और उसमें जो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है, खास करके कैलकुलस, वो बढ़ती जाती है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूं इससे पहले मैं सभी जो 11th क्लास के हमारे बच्चे हैं उनको एक टिप देना चाहता हूं छोटी सी। बच्चों, आप सब एनसीईआरटी से अपने टेक्स्ट को जरूर पढ़ें फिजिक्स के, पर मैं आपको इंसिस्ट ये करूंगा कि आप पहले स्कूल लेवल पर जब आप हैं तो सबसे पहले आप छोटे न्यूमेरिकल लगाने का प्रयास करें। एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल हैं उसमें अच्छा खासा कॉन्टेक्स्ट होता है और वो काफ़ी अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल होते हैं। उनको अगर आप सीधा टारगेट करेंगे तो उनको आप तब टारगेट करें जब आपकी थ्योरी पर पकड़ अच्छी हो जाए। जब तक आपकी थ्योरी पर पकड़ अच्छी नहीं होगी आप उनको नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा बिल्कुल। इस न्यूमेरिकल से आपको ये बात पता चल जाएगी। अच्छा, शुरुआत में जो मुझे भी नहीं मालूम था कि एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, बाद में मैंने देखा कि अच्छा हाँ तो एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल है, लेकिन ये इतने अच्छे लेवल का क्वेश्चन है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि कई सारे ग्रेजुएशन तक के बच्चे इसे नहीं सॉल्व कर सकते हैं एक बार में। तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए, अब हम इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं क्योंकि लंबा क्वेश्चन है और इसे मैं अगर लिख करके बताता आपको तो बहुत समय लग जाता है, इसलिए मैंने पहले इसे सॉल्व कर लिया है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये किस हिसाब से इसको हमने सॉल्व किया है। तो पहले हम ये जान लें क्वेश्चन क्या है। ये जो क्वेश्चन है ये आपको टेक्स्ट के फॉर्म में नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के मिल जाएगा, लेकिन इसे मैं आपको मुंह भी एक बार आपको मैं मौखिक रूप से बता देता हूं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ये अर्थ है, मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में आपको समझा दे रहा हूं। देखिए ये हमारे पास अर्थ है, एक प्लैनेट जिसका मास स्मॉल m है, ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में अर्थ का चक्कर लगाता है। अब बच्चों आप ध्यान रखिएगा कि जब भी इलिप्टिकल ऑर्बिट में कोई भी प्लैनेट अर्थ के अराउंड चक्कर लगाएगा, सिर्फ अर्थ की बात मैं कर रहा हूं, तो अर्थ से उस ऑर्बिट का जो सबसे दूर वाला पॉइंट होता है उसको बोला जाता है एपीहीलियन, और जो सबसे करीब का बिंदु होता है, सबसे करीब का पॉइंट होता है, उसे हम पेरीहीलियन कहते हैं। ठीक है, और जो वेलोसिटी होगी एपीहीलियन पर, उसको वेलोसिटी ऑफ एपीहीलियन कहा जाएगा, और जो हमारे यहाँ पर पेरीहीलियन पर वेलोसिटी होगी उसको वेलोसिटी एट पेरीजी कहा जाएगा। यानी वेलोसिटी यहाँ जो होगी उसको एपोजी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जो सबसे फार्दरेस्ट पॉइंट होता है, ठीक है, किसी प्लैनेट का अर्थ के अराउंड ऑर्बिट में, और इसे हम यहाँ पर पेरीजी कहते हैं। तो ये दोनों टर्म उसमें यूज हुए हैं क्वेश्चन में, ये आपको मालूम होने चाहिए, तभी आप यहाँ पर डायग्राम बना पाएंगे। तो देखिए हमने एक इलिप्टिकल ऑर्बिट यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर दिया है। अब अकॉर्डिंग टू केपलर लॉ हम जानते हैं कि जो हमारा अर्थ होगा ये किसी न किसी एक फोकस पर होगा। भाई फर्स्ट लॉ में केपलर ने ये कहा कि जो प्लैनेट है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, और जिस भी जो है ये जो सैटेलाइट है, ये जिस भी प्लैनेट का चक्कर लगा रहा वो प्लैनेट कहीं ना कहीं फोकस पर होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर अर्थ को मैंने कह दिया कि ये फोकस पर, यहां पर है अर्थ हमारी, एक फोकस पर है हमारी। तो यहाँ पर एपीहीलियन की डिस्टेंस 6r और पेरीहीलियन की 2r दे रखी है, जहां पर r देखिए बेटा 6400 किलोमीटर है, जो कि हमारा लगभग रेडियस ऑफ द अर्थ होता है। ठीक है, इसे हमने मीटर में यहाँ कन्वर्ट कर लिया है, तो ये हमारा 6.4 × 10⁶ मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए हमें इसमें निकालना क्या क्या है, इसमें हमें 3 बातें निकालने के लिए कहा गया है। पहला हमसे इन्होंने पूछा है कि ये जो इलिप्स है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है जिसमें ये हमारा सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है, उसकी इसेंट्रिसिटी कितनी होगी। अब इसेंट्रिसिटी एक मैथमेटिकल टर्म होता है जो कि हमारा कोनिक्स के साथ एसोसिएटेड होता है। ठीक है, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, खैर सर्कल भी जो होता है वो भी कोनिक होता है, पर वो लिमिटिंग केस में होता है, तो उसमें हम इतनी ज्यादा इसेंट्रिसिटी की कोई बात नहीं करते हैं। मोटे मोटे तौर पर हम इसे ये कहते हैं कि ऑर्बिट कितना टेढ़ा है या ऑर्बिट जो है हमारा कितना डिस्टॉर्टेड है, उसके बारे में हमें इसेंट्रिसिटी बताता है। तो इस ऑर्बिट की हमें इसेंट्रिसिटी निकालनी है, एपोजी पर वेलोसिटी निकालनी है, पेरीजी पर वेलोसिटी निकालनी है, कितनी होगी प्लैनेट की। और एक चीज इन्होंने ये कही कि अगर देखिए न्यूटन ने केपलर के जो इलिप्टिकल ऑर्बिट के लॉज थे उनको सर्कुलर ऑर्बिट में चेंज कर दिया था, तो इन्होंने ये कहा कि अगर हम यहाँ पर चाहते हैं कि ये जो हमारा सैटेलाइट है यहाँ पर, ये अगर एक सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाए जिसकी रेडियस 6r हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा।
ठीक, तो हमसे 3 बातें पूछी गई हैं। पहला ये पूछा कि इस इलिप्टिकल ऑर्बिट की इसेंट्रिसिटी कितनी होगी, इसे हम स्मॉल ई से लिखते हैं, और इसके लिए आपको खैर कोनिक्स की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को लगा पाएंगे। तभी मैंने कहा कि इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट होता है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में। सीधे सीधे आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं मिल जाएंगे कि आपने वैल्यू रखी और निकाली, अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और जो बीएससी के बच्चे हमें फॉलो करते हैं, जो बीएससी के बच्चे हमें देखते हैं, वहां पर भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप पहले अपना 11th 12th का बेस मजबूत करिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। खैर अभी हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। देखिए अब हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और हम आपको बताते हैं कि हमने यहाँ पे किया क्या है। देखिए सबसे पहले हम चले जाते हैं कि कैपेलर्स लॉ की फाउंडेशन क्या है। कैपेलर्स लॉ की फाउंडेशन है बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सॉरी मेरे मुंह से लीनियर मोमेंटम निकल गया, नहीं एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड है तीनों के तीनों लॉ। तो देखिए सबसे पहले जो डेटा हमें दिया है वो हमने यहाँ नोट कर लिया है। अर्थ का मास हमें 6 × 10⁻24 दे रखा है, और जो हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 6.67, तो आप जानते होंगे खैर, ठीक है। सबसे पहले देखिए जब हमारा प्लेनेट यहाँ पर होगा, हमने कहा कि ये इस तरह से चक्कर लगा रहा, तो देखिए अगर ये इस तरह से चक्कर लगा रहा हो तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन से बाहर की ओर होगा, इस तरह से परपेंडिकुलर। तो इस तरह ये चक्कर लगा रहा। हमने कहा कि ये जब एपोजी पर था तो इसकी वेलोसिटी वीए थी, और जब पेरीजी पर आ गया तो वेलोसिटी वीपी हो गई। तो देखिए हम यहाँ पे ये कह सकते हैं क्योंकि इस सिस्टम पर बाहर से कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये यहाँ पर चक्कर लगा रहा। तो जब किसी सिस्टम पर बाहर से कोई टॉर्क नहीं लगता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। ये एनालॉगस है हमारा न्यूटन सेकंड लॉ से। देखिए ये मैंने आपको पहले की क्लासेस में भी बताया है कई बार, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होगा एपोजी पर वो बराबर होगा जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होगा पेरीजी पर। तो देखिए अब हम जानते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है mvr, v और r का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, लेकिन हमने यहाँ पर क्योंकि डायरेक्शन सेम है इसलिए सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है। तो देखिए इस प्लेनेट का मास m, एपोजी पर वेलोसिटी va, और एपोजी की अर्थ से जो डिस्टेंस है वो है हमारी 6r। तो हमने यहाँ पर लिख दिया यहाँ पर 6r इज इक्वल टू, देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया पेरीजी पर कितनी वेलोसिटी होगी, एंगुलर मोमेंटम होगा mvp2r, यहाँ किया। देखिए इस रिलेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारी जो पेरीजी पर वेलोसिटी है और जो एपोजी पर वेलोसिटी है उनके बीच का रिलेशन हमें यहाँ पर मिल जाएगा कि जो vp होगा ये हमारा बराबर हो जाएगा 3va, यानी कि वेलोसिटी एट पेरीजी इज इक्वल टू 3 टाइम्स द वेलोसिटी एट एपोजी। ये हमें मिल गया एक रिलेशन। लेकिन यहाँ से तो हम सिर्फ पेरीजी और एपोजी की वेलोसिटी का रेशियो निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट वेलोसिटी में यहाँ नहीं मिलेगी। एग्जैक्ट वेलोसिटी निकालने के लिए देखिए हमें यहाँ पर टोटल एनर्जी को भी कंजर्व कराना होगा, यानी हम ये कहेंगे कि जो यहाँ पर एपोजी पर टोटल एनर्जी होगी वही टोटल एनर्जी यहाँ पेरोजी पर भी होगी, ठीक है। तो देखिए हमने वही लिखा है कि टोटल एनर्जी एट एपोजी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पेरीजी। तो अब हमारी टोटल एनर्जी एपोजी पर कितनी होगी भाई, इस सैटेलाइट की जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी 12 mva², और जितनी यहाँ पर दोनों प्लैनेट का जो सिस्टम है हमारा ये अर्थ और जो सैटेलाइट का सिस्टम है इन दोनों के बीच की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी उनका सम। तो देखिए भाई हमने यहाँ पर निकाला है, ये हमारा है यहाँ पर 12 mva², ये काइनेटिक एनर्जी है एपोजी पर, और -gm/6r ये हमारी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है। और सिमिलरली हमने यहाँ पे पेरीजी पर भी किया है। तो देखिए इस इक्वेशन को जब हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे, इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ। देखिए इस इक्वेशन को हम जब थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे तो देखिए हमें फाइनली मिल जाएगा कि vp² - va² इक्वल टू 2gm/3r, ये हमें मिल जाएगा सॉल्व करने पर। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे Vp और Va में दो इक्वेशन मिल गई हैं, दो इक्वेशन हमें यहाँ पर मिल गई हैं। तो अब हम इस सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम ये क्या करेंगे, यहाँ पर Vp को स्क्वायर करेंगे तो ये Vp² इज इक्वल टू 9Va² आ जाएगा, और ये वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे Vp की जगह पर। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशन को तो देखिए Va की वैल्यू हमें मिल जाएगी √G अर्थ का मास अपॉन 12r, और Vp हमें ये मिलेगी, ठीक है। इसी Va की वैल्यू को जब यहाँ बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से हमें Va की वैल्यू Vp की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए G की वैल्यू हमें मालूम है, कैपिटल M हमें यहाँ पर गिवन है, R की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है। ये तीनों वैल्यू आप अगर चाहें तो यहाँ पर रख करके और सिंपल जो अलजेब्रिक कैलकुलेशन होगी उसको करके Va और Vp की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। वो मैंने नहीं किया है, वो आप खुद कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ कैलकुलेशन है, डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, देन स्क्वायर रूट ले लेना है। अब देखिए अब बात आ जाती है, तो एक पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, Va और Vp दोनों हमने निकाल लिए।
अब इसेंट्रिसिटी कैसे निकलेगी? इसेंट्रिसिटी देखिए निकालना बड़ा आसान है, लेकिन इसमें आपको थोड़ी मैथमेटिकल नॉलेज चाहिए। ये तो हमने फिजिक्स यहाँ पर लगाई, अब देखिए थोड़ा मैथमेटिक्स लगाते हैं, ठीक है। किसी भी इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो उसके फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं, देखिए इसे हम कहते हैं इलिप्स का मेजर एक्सिस, और इसे हम देखिए 2a से यहाँ पर दिखाते हैं, और इसे माइनर एक्सिस कहते हैं, और इसे हम 2b से दिखाते हैं। और स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है इलिप्स की वो हमारी हो जाती है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर 11th वाले बच्चे हैं उन्होंने अभी इसे नहीं पढ़ा है तो इसे अभी आप पढ़ेंगे जब आप पढ़ेंगे कोनिक्स के बारे में, और जो बीएससी के बच्चे हैं उन्होंने आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा कोनिक्स को, ठीक है। आपने तो पोलर फॉर्म में भी कोनिक्स को पढ़ा है, तो आप इस प्रॉब्लम को चाहें तो पोलर सिस्टम में ले जाकर भी सॉल्व कर सकते हैं, पर वो बड़ी हो जाएगी तो फिर उससे कोई मतलब नहीं था। देखिए खैर, तो अब हम यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारी 2b होता है, ये हमारा 2a होता है, और इसका आधा आप कर लेंगे तो उसको हम कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस। ये मैंने अपनी क्लास में आपको बताया है, ठीक है, क्योंकि केपलर्स लॉ में भी हम ये चीज लिखते थे, ठीक। तो ये हमारी सेमी मेजर एक्सिस है, और ये हमारी यहाँ पर सेमी माइनर एक्सिस हो जाती है। सॉरी थोड़ा सा। तो अब देखिए हमें इस इलिप्टिकल पार्ट की जो है इसेंट्रिसिटी निकालनी है। तो देखिए अब बच्चों हम जानते हैं कि, या आप नहीं जानते हैं तो आप इसके बारे में पढ़ेंगे कि कोई भी इलिप्स होता है तो देखिए उसके दो फोकस होते हैं, किसी को भी आप फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस कह सकते हैं। और जो फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं, ये हमारा एक कोऑर्डिनेट जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर होता है वो होता है प्लस AE, 0, और जो नेगेटिव एक्सिस पर होता है वो होता है माइनस AE, 0। तो देखिए क्योंकि हमने यहाँ अर्थ को यहाँ पर माइनस एक्स एक्सिस पर माना है, इसलिए इस वाले फोकस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे माइनस AE, 0, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए ये पूरा जो है ये 2a होगा, और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 8r है, तो इसका मतलब जो हाफ होगा यानी सेमी मेजर एक्सिस होगी ये 4r होगी, यानी ये पूरा डिस्टेंस 4r है, लेकिन ये 2r है, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस भी हमारा यहाँ पर 2r होगा। इसका मतलब है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट नेगेटिव एक्स एक्सिस पर 2r है और यहाँ पर y एक्सिस पर 0, तो यानी नेगेटिव 2r, 0 होना चाहिए। यहाँ पर नेगेटिव देखें थोड़ा सा यहाँ पर लिखने में मुझसे गड़बड़ हो गई है, तो यहाँ माइनस का 2r, 0 होना चाहिए। तो देखिए जब यहाँ पर हम 2r, 0 लिखेंगे यहाँ पर, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, यहाँ पर फाइनली जो आएगा ये आएगा, देखिए 2 यहाँ पर आएगा और ये a हमारा नीचे था। तो अब जब इसे हम फाइनली सॉल्व कर लेंगे तो देखिए यहाँ 1/2 यानी इसेंट्रिसिटी हमारी यहाँ पर 0.5 आनी चाहिए। वो थोड़ा सा मुझसे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो इस तरह हमने देखा कि यहाँ पर इसेंट्रिसिटी हमारी 0.5 की आई है, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि इलिप्स में जो इसेंट्रिसिटी होती है ये लेस देन 1 होती है, हाइपरबोला में ग्रेटर देन 1 होती है और पैराबोला में 1 होती है। अब आप इन सब के बारे में आगे पढ़ेंगे। अब देखिए तीसरा सवाल पे आ जाते हैं कि अगर हमें इसे 6r रेडियस के एक सर्कुलर ऑर्बिट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो देखिए ये भी बहुत सरल चीज है। अब इसके लिए मैं आपको हिंट कर देता हूं और इसे आप खुद सॉल्व करेंगे। देखिए भाई, अगर ये यहाँ पर चक्कर लगा रहा है, ये हमारा सैटेलाइट अर्थ के अराउंड, तो इसकी कुछ ना कुछ हमारे पास टोटल एनर्जी होगी, जो कि हमने यहाँ पर कैलकुलेट भी की है। देखिए टोटल एनर्जी, यहाँ पर टोटल एनर्जी होगी इसकी कुछ ना कुछ, और जब ये सर्कुलर ऑर्बिट में चला जाएगा तब भी देखिए उसका कुछ ना कुछ टोटल एनर्जी होगी, उसकी कुछ ना कुछ टोटल एनर्जी तब भी होगी, और इन दोनों टोटल एनर्जीज में थोड़ा सा फर्क होगा। तो आप इस अंतर को कैलकुलेट करेंगे कि ये कितना फर्क है। तो अगर जितना फर्क है उतनी एनर्जी हम इसे, इसकी एनर्जी कम होगी और इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो उतनी एनर्जी अगर हम इस सैटेलाइट को दे दें तो ये ऑटोमेटिक कहां चला जाएगा, सर्कुलर ऑर्बिट में चला जाएगा। अब देखिए ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी को आप चेंज कर सकते हैं, इसकी वेलोसिटी को कम या ज्यादा करके। तो बस हमें यही करना है, इसकी वेलोसिटी को हम कम या ज्यादा कर देंगे, वो हमें कैलकुलेशन से देखना पड़ेगा, ठीक है। इसकी टोटल एनर्जी निकाल लेंगे और इस ऑर्बिट की टोटल एनर्जी निकाल लेंगे और उनमें डिफरेंस देखेंगे और उसको हम बराबर बना देंगे इस ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, जो हमको इंक्रीज करनी पड़ेगी उसके लिए। तो वहां से हमें ये मालूम चल जाएगा कि हमें कितनी वेलोसिटी से इसको फायर करना चाहिए इसके बाद, ताकि सर्कुलर ऑर्बिट में चला जाए। और ऐसा ही देखिए किया भी जाता है। तो इसे आप खुद सॉल्व करेंगे और डिस्क्रिप्शन में आपको इसका आगे का सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो प्रॉब्लम है इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके नीचे बता सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।